नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी टॉक विद अमन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जैसा आप सबको पता है कि हम आधुनिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं। शायावाद का जो टॉपिक है हमारा चल रहा है, ठीक है। हमने जो शायावाद के जो अंतर्गत जयशंकर प्रसाद जी हैं उनको हमने पढ़ लिया है। आज हम देखेंगे सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में। जितने भी शेष रचनाकार रह गए हैं शायावाद युग के, उनके बारे में हम देखेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो देखते हैं जो शेष कवि रह गए थे, रचनाकार रह गए थे, उनके बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे सुमित्रानंदन पंत जी। सुमित्रानंदन पंत जी, इनका जो समय रहा है वह 1900 से लेकर 1977 ईस्वी तक रहा है। इनकी जो काव्य रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं? इन्होंने शायावाद युग की कविताएं भी लिखी हैं, भक्तिवाद की भी लिखी हैं, अरविंद दर्शन की भी लिखी हैं। इन्होंने बहुत सारी हर जो युग है, ठीक है, उनसे प्रभावित होकर इन्होंने अलग अलग जो रचनाएं हैं वे लिखी हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शायावाद युग की कविताएं 1918 से लेकर 1934 तक। उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, पल्लव 1926, बीना 1927, कुंजन 1932। इसके बाद उनकी प्रगतिवादी युग की कविताएं आती हैं 1946 से लेकर 1945 से लेकर 1946 तक। युगांत और युगवाणी, ग्राम्य, ठीक है, ये उनकी प्रगतिवादी हैं। और इसके बाद अरविंद दर्शन से प्रभावित कविताएं 1946 से लेकर 1948 तक। इसे अंतश्चेतनावादी भी कहा जाता है, ठीक है। स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धूलि 1947, युगांतर 1948, युगपथ 1948। और इसके बाद इनकी आती हैं मानवतावादी 1949 के बाद। इसे नव मानवतावादी भी कहा जाता है। प्रश्न भी आया है एक बार कि नव मानवतावादी के अंतर्गत रचनाएं लिखने वाले कवि का नाम बताएं, ठीक है। कौन है? पंत जी हैं, सुमित्रानंदन पंत जी। उनकी है रचना उत्तरा 1949, रजत शिखर 1952, शिल्पी 1952, अतिमा 1955, सवर्ण्य 1957, बानी 1958, कला और बूढ़ा चांद 1959, लोकायतन 1964, पुरुषोत्तम राम 1967, सत्यकाम 1975 और चिदम्बरा 1968, ठीक है। इसके बाद उनका आता है गीति काव्य। ये गीति काव्य है अर्घ 1925 में। इसके बाद उनकी आती हैं आलोचनाएं, गद्य और पद्य 1953 और शिल्प और दर्शन 1961, शायावाद पुनर्मूल्यांकन 1965, ठीक है। इसके बाद उनके निबंध आते हैं 60 वर्ष एक रेखांकन 1960, 60 वर्ष और अन्य निबंध, प्रकृति का अंचल 1907 से लेकर 1918 तक, विकास सूत्र और अंत्य संघर्ष 1919 से लेकर 1935 तक, नव मानवता का स्वप्न 1945 से 1959 और मेरे जीवन के प्रेरक ग्रंथ, मेरी साहित्यिक मान्यताएं, ये उनके निबंध आते हैं, ठीक है। इसके बाद अन्य तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं। अन्य तथ्य जो भी हैं, हर कवि के अंतर्गत जो भी मैं अन्य तथ्य देती हूँ वे बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। उनमें से एक ना एक प्रश्न जरूर आता है, ठीक है। प्रकृति के सुकुमार कवि पंत जी हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि पंत जी हैं और प्रकृति का उपासक कवि कौन है? वे हैं श्रीधर पाठक जी। कौन है? श्रीधर पाठक जी प्रकृति के उपासक कवि हैं और सुकुमार कवि जो पंत जी हैं। इनका बचपन का नाम था गोसाई दत्त। पहली कविता जो है इनकी गिरजे का घंटा 1916। शायावादी कविता इनकी उच्छ्वास है 1920 में। अंतिम शायावादी कविता इनकी गुंजन है 1932 में। पल्लव की भूमिका को इन्होंने शायावाद का घोषणा पत्र कहा है, ठीक है। पल्लव को प्रकृति की चित्रशाला भी कहा जाता है। युगांत को शायावाद युग के अंत का घोषणा पत्र कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण है बात, ठीक है। प्रश्न आ जाता है कई बार कि किस रचना को शायावाद युग के अंत का घोषणा पत्र कहा जाता है? युगांत को। और शायावाद का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? पल्लव को, ठीक है, पल्लव की भूमिका को। इसके बाद आता है महादेवी वर्मा जी 1907 से लेकर 1987 तक। काव्य रचनाएं जो इनकी हैं वे हैं निहार 1930। इसकी भूमिका जो है वह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखी गई है।
इसके बाद है रश्मि 1932, ये बौद्ध दर्शन से प्रभावित है। ठीक है। नीरजा 1935, सांध्या गीत 1936, यामा में निहार, रश्मि और नीरजा और सांध्या गीत, चारों में जो भी रचनाएं संग्रहित हैं, ठीक है, उन सभी गीतों का सम्मिलित रूप है। ठीक है। चारों रचनाएं इसमें शामिल की गई हैं। ठीक है। दीपशिखा 1942, सतपर्णा 1960, प्रथम आयाम 1984, अग्नि रेखा 1990। ठीक है। इसके बाद आता है निबंध श्रृंखला की कड़ियाँ 1942, स्त्रियों की पराधीनता का ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक विश्लेषण किया गया है इसमें। क्षणदा 1957, यात्रा संस्मरण के साथ साथ साहित्य और कला पर भी विचार किया गया है। साहित्यकार की आस्था 1964, संभाषण 1975, भारतीय संस्कृति के स्वर 1984, संकल्पिता 1968, विवेचनात्मक गद्य, ये इनके निबंध हैं। ठीक है। इनकी जो आलोचना है वह है यथार्थ और आदर्श, छायावाद और रहस्यवाद। महादेवी का विवेचनात्मक गद्य, ये किसने लिखा है? ये लिखा है गंगा प्रसाद पांडे जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है। इसके बाद आते हैं इनके संस्मरण। पथ के साथी 1956, रेखा चरित्र जो है इनके अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1943, मीरा परिवार 1972। ठीक है। अन्य तथ्य, इनको आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। ठीक है। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है किसे? महादेवी वर्मा को। हिंदी के विशाल मंद्र की बीना पानी भी कहा जाता है इनको। ठीक है। संपादन कार्य, इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन कार्य भी किया है। इनको वेदना की कवित्री भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उसमें हमें वेदना की जो अंश मिलता है, वेदना का। ठीक है। इसके बाद आते हैं जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा है। ठीक है। ये छायावाद के अंतर्गत ही एक अलग से काव्यधारा चली थी, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, और एक जो थी वे थी एक तो थी राष्ट्रीय, एक मिनट माफ़ कीजिएगा, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा। ठीक है। ये छायावाद के अंतर्गत चली थी, और दूसरी जो थी वह थी प्रेम और मस्ती की काव्यधारा। ठीक है। इन्होंने जितनी भी रचनाएं, इसके अंतर्गत जितने भी रचनाकार आते थे उन्होंने राष्ट्र के संबंधी रचनाएं लिखी थी। ठीक है। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय भावना मिलती थी, लेकिन जो प्रेम और मस्ती की काव्यधारा के अंतर्गत जिन रचनाकारों ने रचनाएं लिखी हैं उनमें सिर्फ मनोरंजन का ही एक पुट मिलता है। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय संस्कृति काव्यधारा के अंतर्गत जो रचनाकार आते हैं वे हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का जो समय रहा है वह 1899 से 1968 रहा है। इनकी जो रचनाएं हैं वे हैं हिमक्रीटनी 1941, हिम्मतरंगिनी 1948, माता 1951, समर्पण 1956, युगचरण 1956, वेणु ले गूंजे धरा 1960, मरण जवार 1963, धूम्रवल्ल्या 1981, पुष्प की अभिलाषा, सखी वे मुझसे कहकर जाते, साहित्य देवता, ये गद्य काव्य है एक, बिजली काजुल आंच रही 1964, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। ठीक है। इनका जो नाटक है वह है कृष्ण अर्जुन युद्ध 1918 में। निबंध जो है इनका वह है साहित्य देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे 1960 में। रेखा चरित्र जो इनका है वह है समय के पाव 1962 में। इनका जो अन्य तथ्य है इनका उपनाम है एक भारतीय आत्मा। इन्होंने एक भारतीय आत्मा नाम से जो रचनाएं हैं वे लिखी थी। ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनावली, इसमें इनका समस्त साहित्य मिलता है, जितनी भी रचनाएं मिलती हैं चाहे वह गद्य हो पद्य हो। ठीक है। इसमें मिलती हैं सभी समस्त साहित्य जो इनका वह माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली में शामिल है। इन्होंने संपादन कार्य जो किया है वह प्रभा, प्रताप, कर्मवीर जो पत्रिकाओं का किया है। कर्मवीर जो है वह राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत भी माना जाता है उसको। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सिया राम शरण गुप्त जी। इनका जो समय रहा है वह रहा है 1895 से 1963। इनकी जो काव्य रचनाएं हैं वह है मौर्य विजय 1914, अनाथ 1917, ध्रुवदल 1921, विषाद 1925, आर्द्रा 1927, पाथे 1933, मृगमयी 1963, बापू 1937, उन्मुक्त 1940, दैनिकी 1942, नकुल 1946, आत्मोत्सर्ग 1931। ठीक है। ये इनकी काव्य रचनाएं रही हैं। इनका जो निबंध है वह है झूठा सच 1939 में। ठीक है। इसके बाद इनके आते हैं उपन्यास।
उपन्यास में आता है इनका गोद 1932, अंतम आकांक्षा 1934, नारी 1937। इनके जो अन्य तथ्य हैं वे हैं, ये मैथिली शरण गुप्त के अनुज हैं अर्थात भाई हैं। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त के जो छोटे भाई हैं वे हैं सियाराम शरण गुप्त जी। माखनलाल चतुर्वेदी की जो कविता है पुष्प की अभिलाषा, ठीक है, उसके अनुकरण पर इन्होंने एक फूल की चाह कविता लिखी थी। ठीक है, याद रखिएगा, एक फूल की चाह जो है वह सियाराम शरण गुप्त की है और फूल पुष्प की अभिलाषा जो है वह माखनलाल चतुर्वेदी की है। ठीक है, इसके बाद आते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। इनके बारे में हम हमारी अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर किसी भी तरह की आपको कोई भी परेशानी आती है हिंदी से रिलेटेड तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।